13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। अमृतसर के जालियनवाला बाग में हजारों लोग जमा है, कुछ राजनीतिक भाषण सुनने, कुछ मेले की रौनक में, और अचानक तंग गली से ब्रिटिश फौज अंदर घुसती है। सब रास्ते बंद और फिर गोलियों की बौछार। 10 मिनट में 1650 गोलियां दागी जाती है, जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो जाती। उस दिन कितने सारे लोग मरे? सरकार के हिसाब से 379, और भारतीय गिनती ने कहा 1000 से ज्यादा। यह सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, यह पराधीन शासन राज की सोच का आईना था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तर्क यात्रा में। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसमें भारत ने भारी संसाधन और सैनिक दिए, लेकिन बदले में मिला रॉलेट एक्ट 1919। बिना मुकदमा, बिना जमानत, ट्रायल लेस गिरफ्तारी की शक्तियां। गांधी जी ने इसे देश के नागरिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया और देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया। 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में हड़ताल, प्रार्थना और प्रदर्शन हुए। दिल्ली, बॉम्बे और बंगाल में जबरदस्त जन समर्थन देखने को मिला, लेकिन कुछ जगहों पर हिंसा भी फैल गई। पंजाब में, खासकर अमृतसर में माहौल उबल रहा था। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी की गिरफ्तारी के बाद शहर भड़क उठा। कुछ जगह हिंसा भी हुई। भीड़ ने कुछ यूरोपीय नागरिकों पर हमले किए। इन्हीं दंगों में मिस मार्शला शेरूड, एक अंग्रेज महिला मिशनरी पर भी हमला हुआ, लेकिन कुछ स्थानीय भारतीयों ने आगे बढ़कर उनकी जान बचाई। यह हिंसा ब्रिटिश अफसरों के लिए बहाना बनी कि कड़े कदम उठाए जाए, और इसी पृष्ठभूमि पे 13 अप्रैल का नरसंहार हुआ। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन दोपहर जालियनवाला बाग, जहां हजारों लोग जमा है, भीड़ में महिलाएं, बूढ़े और बच्चे भी, जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें, संकरी गलियां, बड़े रास्ते नहीं। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर लगभग गुरखा बलूची रेजिमेंट के 50 सैनिकों के साथ पहुंचे। 303 राइफलें, 2 आर्म्ड कारें, जो भीतर नहीं आ सकी। डायर ने बिना चेतावनी भीड़ के सबसे घने हिस्से पर निशाना लिया और फायर करने का आदेश दिया। यह गोलीबारी तब तक चली जब तक 1650 राउंड खर्च न हो गए। भगदड़ में लोग तंग दरवाजों पर कुचले गए, कई शहीद कुएं में कूदे। मृतकों की संख्या विवादित रही और औपचारिक ब्रिटिश आंकड़ा 379 बताया गया, जो कि भारतीय आकलन के अनुसार 1000 से ऊपर है। घायलों की संख्या करीबन 1000 1500 थी। फायरिंग की अवधि 10 से 15 मिनट बताई गई, और यह भी दर्ज है कि सैनिक तब रुके जब गोला बारूद खत्म हुआ। स्वतंत्रता के बाद लगे शिलालेख पर शहीद कुएं से 120 शव निकाले जाने का जिक्र है। डायर ने हंटर कमीशन के सामने कहा, शायद बिना गोलीबारी भीड़ हट सकती थी, पर वे लौट आते और मैं मूर्ख बनता। जालियनवाला बाग नरसंहार के बाद अमृतसर में दमन और बढ़ा। ब्रिटिश प्रशासन ने कहा कि शहर को अनुशासन में लाना जरूरी है। इसी दौरान मिस शेरूड पर हुए पुराने हमले को आधार बनाकर अमृतसर की क्राउलिंग लेन ने कुख्यात क्राउलिंग ऑर्डर लागू किया। वहां से गुजरने वाले भारतीयों को पेट के बल रेंग कर जाना पड़ता था। इसी के साथ ही सार्वजनिक कोडे, कर्फ्यू और प्रेस सेंसरशिप भी लागू की गए। चलिए समझते हैं कि क्राउलिंग ऑर्डर क्या था। जालियनवाला बाग कांड के बाद पंजाब में जन आक्रोश बहुत बढ़ गया। अमृतसर में, जहां एक अंग्रेज महिला मिसेस शेरूड पर हमला हुआ था, उस गली में जनरल रेजिनाल्ड डायर ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत किसी भी भारतीय को उस गली से खड़े होकर चलने की अनुमति नहीं थी। उन्हें घुटनों और कोहनी के बल रेंग कर गुजरना पड़ता था। इस अपमानजनक आदेश को क्राउलिंग ऑर्डर कहा जाता है। यह आदेश भारतीयों को मानसिक रूप से नीचा दिखाने और दहशत फैलाने के लिए लगाया गया था। कई दिनों तक स्थानीय लोगों को उसी गली से रेंग कर जाना पड़ा। बाद में इस आदेश की ब्रिटेन और भारत दोनों जगह कड़ी आलोचना हुई, और इसे औपनिवेशिक क्रूरता का प्रतीक माना गया। अक्टूबर 1919 में डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी, हंटर कमीशन बनी। डायर की कार्रवाई को अनुचित और अत्याधिक ठहराया गया। उन्हें कमांड से हटाकर इंग्लैंड भेज दिया गया, पर मुकदमा नहीं चला। ब्रिटिश संसद में तीखी बहसें हुई। कुछ लॉर्ड्स ने डायर की कार्रवाई का बचाव भी किया। भारत में इस नरसंहार ने जनता को गहरे स्तर पर झकझोर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी थी, उन्होंने 30 मई 1919 को वायसराय को पत्र लिखकर यह उपाधि लौटा दी। टैगोर ने लिखा, बैसाखी के दिन नृशंसता ने हमारे आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचाया है। मैं अपने देशवासियों के साथ अपमान बांटने के लिए इस सम्मान को त्याग रहा हूँ। यह कदम बेहद प्रतीकात्मक था। एक विश्वविख्यात कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता का ब्रिटिश सम्मान लौटाना पूरी दुनिया में जालियनवाला बाग की गूंज पहुंचा गया। इसके बाद महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसका सीधा स्रोत जालियनवाला बाग की त्रासदी थी। जालियनवाला बाग नरसंहार के बाद पूरे देश में गुस्सा और आक्रोश फैल गया। गांधी जी ने महसूस किया कि अब केवल सुधारों की मांग या आंशिक विरोध काफी नहीं है, ब्रिटिश सत्ता के साथ सहयोग ही खत्म करना होगा।
इसी सोच से 1919 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, सरकारी पदवी और सम्मान लौटाना, ठीक वैसे ही जैसे टैगोर ने नाइटहुड लौटाया था। सरकारी स्कूल कॉलेजेस का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं को बढ़ावा, ब्रिटिश वस्त्रों और माल का बहिष्कार, खादी और स्वदेशी पर जोर, सरकारी नौकरियों और काउंसिलों से इस्तीफा, असामयिक तरीके से ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग बंद करना। देश भर में इस आंदोलन को भारी समर्थन मिला। पहली बार आम किसानों, मजदूरों, छात्रों और मध्यम वर्ग ने एकजुट होकर आंदोलन में भाग लिया। हालांकि 1922 में चोरा चोरी घटना, जहां हिंसा में पुलिस चौकी जला दी गई और कई पुलिसकर्मी मारे गए, इस घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। लेकिन इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को जन आंदोलन बना दिया और अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि भारत की जनता को दबाना आसान नहीं है। जालियनवाला बाग नरसंहार में जब गोलियां चली तो भीड़ में एक युवा उधम सिंह भी मौजूद थे। उस दिन का भयावह दृश्य उनकी आत्मा पर अंकित हो गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि इस नरसंहार के दोषियों को कभी न कभी सजा देंगे। उधम सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े, कई बार जेल गए और फिर गुप्त रूप से इंग्लैंड पहुंचने में सफल हुए। वहां उन्होंने वर्षों तक सही मौके का इंतजार किया। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैस्टन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग में माइकल ओडवायर भी मौजूद थे, यानी वह व्यक्ति जिसने 1919 में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हुए जनरल डायर की कार्रवाई का समर्थन किया और असली राजनीतिक जिम्मेदारों में से एक था। उधम सिंह ने वही गोली चलाकर माइकल ओडवायर को मार गिराया। उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी और अदालत में कहा, आई हैव डन माई ड्यूटी, ही डिजर्व्ड इट। मैंने अपना फर्ज निभाया, वह इसके लायक था। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दी गई। भारत में उन्हें शहीद आजम का दर्जा मिला। 1974 में उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया और पंजाब में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। स्वतंत्रता के बाद जालियनवाला बाग को राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर संरक्षित किया। दीवार पर गोलियों के निशान, शहीद कुआं और केंद्रीय मेमोरियल आज भी इतिहास का साक्ष्य है। ब्रिटेन में औपचारिक माफी पर राजनीति होती रही। 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने संसद में इसे गहरा अफसोस और शर्मनाक दाग कहा, पर आधिकारिक ओपोलॉजी नहीं दी। बहसें आज भी जारी है। जालियनवाला बाग कोई गलती नहीं थी, यह औपनिवेशिक हुकूमत की सोची समझी नीति थी, डर और आतंक से जनता को दबाना। इतिहासकार कहते हैं कि डायर अकेला दोषी नहीं था, बल्कि पूरा सिस्टम ही चाहता था कि लोग हमेशा डरे रहे। यही घटना वह मोड़ बनी जिसने भारतीयों को समझा दिया कि सम्मान और स्वतंत्रता बिना संघर्ष के नहीं मिलेगी, और यही सोच हमारे आज़ादी के आंदोलन की ताकत बनी। आज हम जालियनवाला बाग जाते हैं तो ईंटों पर जमे सुराख हमें याद दिलाते हैं कि इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं, हमारी स्मृति में भी होता है। सवाल सिर्फ कितने मरे का नहीं, बल्कि ऐसा फिर कभी न हो का है। अगर इतिहास से सीख ली जाए तो गोलियों की गूंज एक देश की आत्मा को बनाने में भी काम आती है, टूटने में नहीं। अगर आपको लगता है कि जालियनवाला बाग की कहानी आज भी प्रासंगिक है, तो वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसे याद रखें। और कमेंट में बताइए, क्या ब्रिटेन को अब भी भारत से औपचारिक माफी मांगनी चाहिए? जय हिंद।